पूरे 7.5 साल के बाद लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखना तो बस बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थीं, जैसे वो शहर साधारण शहर न होकर एक खास आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेदीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुक्खी भटियारन की भट्टी थी, जहां अब वो पान वाला बैठा हुआ है। ये देख, नमक की मंडी देख ले। अरे खां साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वो नमकीन होती थी कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां दिखाई दे रही थीं। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस गिराता। वल्लाह, कटड़ा जैमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सारे मकान जल गए? यहां हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहां एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे वाक्य सुनाई दे जाते हैं, वली ये मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बनाया अभी तक। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर शंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब भी पहले जितनी रौनक होती है या नहीं, सुना है शहालमी गेट का पूरा बाजार नया बन गया है, कृष्णनगर में तो कोई तब्दीली नहीं आई है ना, वहां का रिश्वतखोरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना हुआ है? कहते हैं कि पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। ठीक बात है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बांसा अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार था, जो विभाजन से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां ज्यादातर बांस और शहतूतों की दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गईं। बाजार बांसा की आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वो आग काबू में आई, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 जलकर खाक हो गए थे घर। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब ही मंजर पेश करते थे। बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के ज्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें शायद लौटकर आने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली इमारतों को देखकर जैसे
भूल भुलैया में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वो हिचकिचाकर वहां ही खड़ा हो गया, जैसे उसे निश्चय ही नहीं हुआ है कि वो गली है भी या नहीं जिसमें कि वो जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी काड़ा खेल रहे थे और कुछ अंतर पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने आप से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर निकल रहे थे और घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली में एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर अपनी तरफ बुलाया। इधर आ, ए बेटे, इधर आ, तुझे चिज्जी देंगे, आजा। और वो अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा पल भर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने होंठ बिसूर कर रोना शुरू कर दिया। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई अपनी गली में ले गई। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर, चुप कर मेरा वीरा, चुप कर, रोएगा तो तुझे मुसलमान पकड़ कर ले जाएंगे, चुप कर मेरे बच्चे। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वो वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंची ऊंची शहतेरियां रखी रहती थीं, वहां पे अब एक तिमंजिला मकान खड़ा है। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी हैं। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी। वो कई पल धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा और फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर से आया और बुढ़े को वहां खड़े देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहां किस तरह खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी हुई। उसने होठों पर जबान फेर कर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे बेटे तेरा नाम मरूरी तो नहीं है? युवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था, इतना सा, कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए? मनूरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियां? मनूरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियां हूं। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मिल नहीं सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूं। और उसने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले ही यहां से चले गए थे, मनूरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्ती थी कि पहले यहां से निकल कर चला गया। यहां रहता तो उनके साथ मैं भी। और कहते कहते उसे एहसास हो आया कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
उसने बात मुंह में ही रोक ली, मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बांह पकड़कर कहा, आइए आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो वो मुसलमान उसे ले ही जाता। ये खबर पाते ही जो स्त्रियां गली में पीड़े बिछाकर बैठी थीं, वे अपने अपने पीड़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घर में बुला लिया। मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था या कुएं के साथ उगे पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया हुआ दिखाई दे रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की चेमेगइयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिरागदीन के बाप को, अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वो देखिए, वो आपका मकान था। मनोरी ने दूर से एक मलबे की ओर इशारा किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। चिराग और उसकी बीवी बच्चों की मौत को तो वो काफी पहले ही स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई, उसके लिए वो तैयार नहीं था। उसकी जुबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने और ज्यादा कांपने लगे। वो मलबा, उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसने उसकी बाहों को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन्हीं दिनों जला दिया गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी हुई थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से न जाने कब का निकाला जा चुका था। केवल जले हुए दरवाजे की चौखट पता नहीं कैसे बची रह गई थी, जो मलबे में से बाहर निकली हुई थी। पीछे की ओर 2 जली हुई अलमारियां और बाकी थीं, जिनकी कालिख पर अब सफेदी की हल्की हल्की तय उभर आई थी। मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, ये रह गया है, ये। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वो जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। पल भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकलने लगी। हाय ओ चिराग दीना। जले हुए किवाड़ की चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ी तो रही थी, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर से छूने के कारण उसके कई सारे रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर भी आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे आ गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच की दूरी पर कोई छेद खोजने लगा जिसमें वो जा सके। वो अपने लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर 1-2 बार सिर पटककर और निराश होकर दूसरी ओर मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उनमें चिमेगोइयां चल रही थीं कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया
कि वो 1 मिनट आकर एक जरूरी बात सुन जाए। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह हुआ करता था। हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ पर कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया था। उसकी बीवी जुबैदा और 2 लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी थी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज की कॉलर से पकड़ लिया और खींच लिया और उसे गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, नहीं रखे रखे पहलवान, मुझे मत मार, मुझे बचाओ जुबैदा, मुझे बचाओ। और ऊपर से जुबैदा चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बैंड के, तुझे पाकिस्तान देना हूं, ये ले। और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले ही उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गईं। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन तक चिराग के घर की खाना तलाशी होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उसके घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वो आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद ली थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चल सका। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो खैर बाद में आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां न वो किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना ही खोंचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई एक ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि आज सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट की बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहां चला गया? ओए किश्वर, ओए सुल्तान, आए मेरे बच्चों, ओए गनी को छोड़कर कहां चले गए? और भुरभुरे किवाड़ से कड़ी के रेशे झड़ते चले जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया या वो वैसे ही जाग गया, ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा सा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धौकनी का सा स्वर निकला और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर को फैल गया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसा हो गया? मलबा तो हमारा है। पहलवान ने झाग के कारण घरघराई हुई आवाज में कहा, मगर वो वहां बैठा है ना? लच्छे ने आंखों में रहस्यमय संकेत लाकर कहा, हाँ बैठा है तो बैठा रहे। मनोहरी ने अगर उसको कुछ बताया तो
लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, अरे पहलवान, मनोरी की शामत आई है क्या? और लच्छे चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कश खींचते हुए कहा, और भी तो किसी की कोई बात नहीं हुई ना गनी से? नहीं तो। ये ले पी। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गनी की बाह पकड़े हुए चला आ रहा है। वो उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहती। मनोरी गनी की बाह पकड़े हुए उसे एक कदम आगे चला रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे हुए निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा हुआ था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसकी गले में अस्पष्ट सी गरगराहट हुई। वो कुछ बोला नहीं। ओए रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाह नीचे करके कहा, मैं गनी हूं, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका पूरा बदन ऊपर से नीचे तक देखा, जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां ज्यादा फैल रखी थी। रखे का निचला होठ फड़का और फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, और सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, लेकिन पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वो पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं के सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चिमेगोइयां और तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है कि दोनों में गाली गलौज हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बना फिरता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मिल्कियत है। किसी को गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। और ये मनोरी भी डरपोक है। उसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे नहीं चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं, सांड है, सांड। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता रहता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। गनी ने कुएं के सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, देख क्या से क्या रह गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ ये मिट्टी देखने आया हूं। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछ रखे तो मेरा अब ये मिट्टी भी छोड़कर जाने का जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछला आई। पहलवान ने फैली हुई टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडोर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी तो वो कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गनी आंखें में आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग तो उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी।
अगर वो चाहता तो वो तुम में से किसी के भी घर में नहीं छुप सकता था। उसे इतनी समझ भी नहीं आई। ऐसा ही है गनिया। रखे को खुद लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़ी लार से चिपक से गए। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठों पर आ गया है। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा है और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही है। छोड़ो वो सब। पाकिस्तान के क्या हाल हैं? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगूठे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे। गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, पाकिस्तान के क्या हाल पूछते हो? मेरे हाल पूछो, वो तो खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी। रखे, मैंने उसे समझाया था कि मेरे साथ चल चल मेरे साथ, मगर नहीं। वो अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं। यहां अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। बोले कबूतर ने यह भी नहीं सोचा कि गली में खतरा न सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने जान दे दी। उसे तुझ पे बहुत भरोसा था रखे कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब हानि आई तो रखे के रोके भी नहीं रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की हथेलियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलवे में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में फुलझड़ियां सी ऊपर से तैरती और उसकी आंखों के सामने से तैरती हुई निकल जाती। उसने अपनी जबान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया और उसके मुंह से इतना निकला, हे प्रभु सचिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द के दायरे और ज्यादा गहरे हो गए। तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हल्का न कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई। उसे कोई लौटा थोड़े सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह मियां तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठकर खड़ा हो गया। चलते हुए उसने फिर कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले से स्वीकृति की मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया।